AFNS आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट लिया जाएगा उसका नाम होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर ये टेस्ट आप पास नहीं कर सकते इंटेलिजेंस टेस्ट तो फिर आपको फेल कंसीडर किया जाएगा और आपको वहाँ से घर भेज दिया जाएगा। मतलब है कि इसको पास करना लाजमी है, इसके पास होने के बाद ही आपको दूसरे पेपर शो होंगे, वरना दूसरे पेपर शो नहीं होंगे। अब इंटेलिजेंस टेस्ट जो है 2 तरह के सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें वर्बल क्वेश्चंस होते हैं और नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों सवाल मिक्स होके आते हैं। ये एक ही पेपर होता है, कंप्यूटर पर होता है और इसका जो रिज़ल्ट है उसी टाइम आ जाता है। रिज़ल्ट कितना आएगा कि कौन बंदा पास हुआ है, कौन बंदा फेल हुआ है, मार्क्स उसमें भी नहीं बताए जाएंगे। फेल वाले को घर भेज देंगे और पास वाले को अगला पेपर शो हो जाएगा। अब ये जो सवाल हैं दोनों मिक्स होकर आएंगे, वर्बल क्वेश्चन और नॉन वर्बल क्वेश्चन। वर्बल से मुराद क्या है? कोई भी ऐसे सवाल जिसकी कोई स्टेटमेंट हो, जैसा कि मतलब कोई ना कुछ लैंग्वेज के अंदर पूछा जा रहा हो, किसी इंग्लिश के अंदर, मैथ के अंदर, या कोई भी स्टेटमेंट हो जिसकी वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्बल हो जाएगा। और नॉन वर्बल से क्या मुराद है? जिसकी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी। इस तरह से पिक्चर्स होंगी, फिगर्स होंगी, इस तरह की पजल्स होंगी, इनको हमने सॉल्व करना होगा। इनको सॉल्व करने के अलग अलग ट्रिक होती हैं, अलग अलग इसका एक मेथड है जिसको हमने सीखना है। वर्बल क्वेश्चन और नॉन वर्बल बेसिकली 50-50% आते हैं, मतलब आधे इसके सवाल होंगे और आधे इसके होंगे। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि नॉन वर्बल के सवालात कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इससे कोई भी आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ कंसेप्ट सीखने हैं, वर्बल के भी और नॉन वर्बल के। क्यों सीखने हैं? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था ये आपने कभी पढ़ा नहीं है, ये एक अलग से सब्जेक्ट है। क्या इस तरह का कोई सब्जेक्ट मैट्रिक के अंदर था? नहीं था, एफएससी के अंदर भी नहीं था। तो इस तरह का सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं। ये भी एक सब्जेक्ट ही है, जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसी तरह से ये भी एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको भी आपने उसी की तरह सीखना है। जैसे आपने मैथ के चैप्टर सीखे थे एक एक करके, इसी तरह से इसके भी क्वेश्चन के अंदर चैप्टर वाइज होते हैं, उसको आपने सीखना है। जब आप अलग अलग करके इनके कंसेप्ट सीख लेंगे तो फिर ये पेपर आपको तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वर्बल क्वेश्चंस को। इसके भी मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको अपनी वेबसाइट से क्विज सॉल्व करके बताऊंगा। मतलब आपने वहां पर MCQ सॉल्व करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैं पहले 5 एक्सरसाइज आपके सामने करूंगा, इसके बाद पार्ट 2 में फिर हम 5 और करेंगे। बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे तो इसके ऊपर मेरे पहले से एक सीरीज़ मौजूद है जिसमें मैंने हर एक चीज़ को अलग-अलग पढ़ाया हुआ है। जिस तरह का ये है नंबर सीरीज़, इसके ऊपर अलग से लेक्चर है। लेटर सीरीज़ पे अलग से है, रिलेशंस पे अलग से है। ये क्या है मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। ये यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास, कुछ जो बच्चे होंगे उनके पास टाइम कम होगा। टाइम मतलब पेपर उनके सामने आया ठहरा होगा, अभी मतलब 1 महीने बाद है, 15 दिन बाद है, तो जाहिर सी बात है वो इतने सारे लेक्चर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो इसको देख लें। अगर टाइम बचा हुआ किसी के पास तो वो इसको तरतीब से देखे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर किसी ने पहले देखे हुए, किसी को पहले आते हैं तो वो और अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, फिर हम अपना क्विज करेंगे डायरेक्ट जाके। देखिए भाई, इसके अंदर भी क्या है, चैप्टर वाइज मैंने बताया जैसा कि ना, इसके भी एक चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर लो। ये भी एक सब्जेक्ट ही है। इसमें इस तरह के सवालात आएंगे। क्या इसमें सवाल आ सकते हैं नंबर सीरीज़ के। नंबर सीरीज़ क्या होती है? बेसिकली इस तरह से एक नंबरों पर मुश्तमिल एक सीरीज़ दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर है 4 है, 8 है, 24 है, 96, फिर आगे वाला पूछ रहा है बताओ क्या बनता है। इसको हल करने का एक तरीका है, मैं बता दूंगा। तो नंबर सीरीज़ से क्या मुराद होगा? नंबर्स पर मुश्तमिल एक सीरीज़ होगी जिसको हमने जो कंप्लीट करना होगा, उसके हमने कुछ ट्रिक्स लगानी होंगी। इसी तरह से लेटर सीरीज़ पर मुश्तमिल भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। ये मिक्स होकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले इसके आएंगे फिर इसके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारे मिक्स होकर आएंगे। लेटर सीरीज़ में क्या होगा, इसमें एक लेटरों की सीरीज दी जाएगी। लेटर्स किसे कहते हैं? जो हमारी ABC है सिंपल, उसको हम लेटर्स कहते हैं। ABCDEFGH, ये आपने याद करनी होगी। कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो लेटर सीरीज में हम यहाँ से लेटर्स अगला फाइंड करेंगे। इसी तरह से इसके अंदर सवाल आ सकते हैं रिलेशन और एनालॉजी। रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन में क्या होगा, एक चीज़ का रिश्ता बताया जाएगा दूसरी चीज़ के साथ, और फिर वो कहेंगे कि इन्हीं रिश्ते को देखते हुए बताओ कि इसका रिश्ता आगे वाली चीज़ के साथ क्या बनता है। वो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है शूज़ इज़ टू फुट एज हैट इज़ टू, मतलब वो बता रहा है कि जूते का ताल्लुक किसके साथ है? पाँव के साथ है। तो इसी रिश्तों के देख के हमने बताना है कि हैट का ताल्लुक किसके साथ होगा। हैट का ताल्लुक साफ ज़ाहिर है हैट के साथ होगा। जो टोपी होती है वो हम किस हैट पर पहनते हैं, और शूज़
शूज़ हम अपने पाँव में पहनते हैं। तो इस तरह के सवालात होंगे, इसको हम आगे जाके करेंगे। इसी तरह से ऑड, स्ट्रेंज, आर डिफरेंट, आर सेम क्लास, इस तरह के सवालात में क्या होगा कि चार चीज़ें दी जाएंगी जिसमें 3 चीज़ें आपस में मिलती जुलती होंगी, उसके मीनिंग भी मिलते जुलते हो सकते हैं, उनके आमाल, उनके किरदार वो भी मिलते जुलते हो सकते हैं। वो आगे हम एग्जांपल में करेंगे। तो जो फोर्थ होगा वो उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग नज़र आ रहा होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे जाके करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे दिमाग में यही रखें, इस तरह के सवाल आएंगे। और सवाल आ सकता है जंबल स्पेलिंग। जंबल स्पेलिंग में क्या होता है, किसी भी जो वर्ड होता है उसके स्पेलिंग के साथ छेड़खानी की जाती है। मतलब किसी का, मेरा नाम यासिर है तो आर मेरा पहले लिख देंगे, वाई बाद में लिख देंगे, एस बीच में लिख देंगे। तो फिर उससे क्या होगा, फिर वो बताएंगे बताओ इससे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो हम उस वर्ड को बनाएंगे, हमने स्पेलिंग ठीक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मिसाल है, मेक द करेक्ट वर्ड DOGL आ मेटल। यहाँ पे एक हिंट भी दिया गया कि ये एक मेटल है, एक धात है। तो बताओ ये क्या है, असल नाम क्या है, इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। DOGL कोई भी लफ्ज़ नहीं है, ऐसा कोई भी लफ्ज़ नहीं मिलता है। तो हम इसको अगर तरतीब से लिखें, ये हमारे पास G को अगर हम शुरू में लिख दें, O को हम बाद में लिखें, L और D, ये आपने खुद अपने दिमाग से बनाना होगा। मेटल बना दिया तो समझ लो कि मेटल्स के नाम इसके ऊपर ट्राई करने हैं। तो ये लफ्ज़ है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, तो ये एक मेटल बनता है गोल्ड। इस तरह से जंबल स्पेलिंग होंगे, स्पेलिंग के साथ छेड़खानी की जाएगी, उसको हमने ठीक करना होगा। आगे आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल भी होंगे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, बेसिकली किसी वर्ड को एक कोड दिया जाता है कि जिस तरह के ये कह रहा है इफ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, तो बॉक्स का कोड ये है। तो वो कहता है बताओ कोड का कोड क्या होगा, COT। तो इसी को देख के हमने उसको भी कोड लगाना होगा, ये हम आगे करेंगे MCQs के अंदर। तो कोड एंड डिकोडिंग इस तरह के सवाल आता है। इस तरह से ब्लड रिलेशन आप क्या आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन आपने याद कर लेने इनके नाम इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये उर्दू में नहीं होगा तो इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश में आपने क्या याद करना, ब्लड रिलेशन से मुराद क्या है, आपका चचा हो गया, आपकी चची होगी, आपकी मामी होगी, आपका मामू हो गया, अब्बू हो गया, इन सारों की इंग्लिश याद कर लेने, भांजे हो गए। तो इसी को वो सवालात जो है ना देंगे IQ लेवल के, जिसमें ब्लड रिलेशन से ताल्लुकात होगा। तो हमने रिश्ते बताने होंगे आपस के अंदर। इसी तरह से एक और है असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू। आर्टिफिशियल वैल्यू में क्या होता है, किसी भी वर्ड को एक वैल्यू दी जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था पहले ही, फॉर एग्जाम्पल एक Y की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू है 3। तो वो कहते हैं कि बताओ Y किसके इक्वल है। तो ये आसान होता है, Y की वैल्यू क्योंकि 5 थी और A की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो ये क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात भी आएंगे जिसे हम आर्टिफिशियल वैल्यूज़ बोलते हैं। इसके बाद है डायरेक्शन सेंस। ये डायरेक्शन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है बाकायदा तौर पर। इसमें क्या होगा कि वो बताएंगे कि फलां बंदा फलां बंदे की तरफ मुंह करके ठहरा हुआ है और उसके मशरक़ की तरफ फलां चीज़ है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो बताओ वो किस डायरेक्शन में ठहरा हुआ है। तो क्या होगा, बेसिकली इस तरह से कोई पर्सन होगा जो कहीं पर ठहरा होगा या कहीं पर सफ़र करेगा, आगे जाके फिर वो पूछेंगे बताओ कि इसकी ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, डायरेक्शंस को याद करना पड़ेगा। ये मैंने इसके ऊपर पहले से पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं इसको वैसे ही ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वैसे लेक्चर लंबा होने वाला है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो तो इसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन देखना पूरा है आपने। नंबर सीरीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि हमें सवाल करने में आगे आसानी रहे। नंबर सीरीज़ में क्या होता है, एक नंबर देता है। नंबर सीरीज़ को हल करने का तरीका ये होता है, इसके पीछे मैंने बताया आपको 2 चीज़ें होती हैं, ऑपरेशंस और लॉजिक्स। आपने ये 2 चीज़ें पता करनी होती हैं जब मैथ के सवाल आता है, इस तरह के नंबर के सवाल आता है। तो ऑपरेशंस में क्या हो सकता है, ऑपरेशन में कुछ भी नहीं होता, सिंपल बातें हैं। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइडिंग होगी, मल्टीप्लाई होगी, तकसीम, ज़र, जमा, नफ़ी। इसी तरह से जज़र हो गया, एक और होता है स्क्वायर रूट, ये भी हो सकता है, मतलब मुरब्बा जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से स्क्वायर रूट जज़र कहते हैं, तो ये है हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात भी, इस तरह के ऑपरेशंस आपने दिमाग में रखने हैं। तीसरा है लॉजिक्स क्या लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले कोई भी नंबर सीरीज़ का सवाल होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले पता करेंगे। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया 2, चलो मैं इसको 3 कर देता हूँ, 5, 7, 9, 11।
तो इसमें क्या होगा, हमने इसमें नंबर सीरीज में होता क्या है, एक वर्ड से दूसरा नंबर बनाया जाता है, दूसरे नंबर से तीसरा नंबर बनाया जाता है, तीसरे से चौथा, लेकिन इनके दौरान कोई ना कोई ऑपरेशन का यूज़ हो रहा होता है या किसी सेट का यूज़ हो रहा होता है। कैसे? ऑपरेशन से मुराद क्या है, या तो इनके दरमियान क्या हो रही होगी, जमा हो रही होगी, या माइनस हो रही होगी, या तकसीम हो रही होगी, या मल्टीप्लाई हो रहेगी। हो सकता है इसके अंदर स्क्वायर भी हो रहा है, इसी तरह से इसके अंदर क्यूब भी हो सकता है, मुरब्बा भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, और जज़र भी हो सकती है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए 3 से क्या बन गया है, 5, इसका मतलब है उसने यहाँ पे क्या किया है, प्लस किया है। 5 से क्या बन गया है, 7 बन गया है, तो इसने यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पे क्या किया गया, दोबारा से 2 को प्लस किया गया। फिर 5 से क्या बन गया, 7 से क्या बन गया, 9, तो इसका मतलब है इसने दोबारा 2 प्लस किया है। फिर 9 से 11 बन गया, इसका मतलब है उसने 9 के अंदर दोबारा प्लस किया है। तो आगे आंसर हम कैसे फाउंड करेंगे, इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, 2 जमा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक्स होंगे। इसी तरह से मनफी भी हो सकता है, कोई सीरीज़ कम हो रही हो तो वो मनफी हो जाएगी, तकसीम हो रही हो। तो आपने क्या करना है, तेज़ ट्रिक के लिए आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि जब सीरीज़ बढ़ रही होगी ना, नंबर उसके बढ़ते जा रहे होंगे, तो उसके अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 10, 15, 20, इसी तरह से आगे आगे। और एक मैं और सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पहला हो गया, और दूसरे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20, 15, 10 और 5। तो आगे हमने इसका आंसर निकालना है। तो इसमें क्या है, अगर कोई चीज़ सीरीज़ जो है कोई बढ़ रही है आपके सामने, तो आपने दिमाग में ये रखना है कि इसके अंदर या तो प्लस हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि चीज़ कब बढ़ती है, जब उसके अंदर कोई चीज़ जमा की जाती है। कोई भी नंबर कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर हम कोई चीज़ जमा करेंगे या फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो वो 10 हो जाता है। तो माइनस करने से कभी भी नंबर बढ़ते नहीं है, कम होते हैं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 2 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ये ट्राई करना पड़ेगा कि इसके अंदर हम या तो प्लस ट्राई करते हैं, अगर कोई मीनिंगफुल आंसर मिलता है तो ठीक है, वरना फिर हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ट्राई करेंगे। मल्टीप्लाई ट्राई ना हो तो फिर आपने स्क्वायर ट्राई करना है। स्क्वायर भी ट्राई ना हो, उससे भी कोई आंसर ना निकले, तो फिर हम आगे एक और ट्रिक होती है, वो हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, वो लगानी पड़ेगी। इसी तरह से कोई चीज़ जब कम हो रही होगी तो उसके अंदर माइनस हो रहा होगा। जैसे कि ये सवाल है, 20 से क्या हो गया 15, इसका मतलब है 20 में से 5 माइनस हुआ है। 15 से क्या हो गया 10, इसका मतलब है इसमें 5 से दोबारा माइनस हुआ है। फिर 10 से क्या हो गया 5, इसका मतलब है दोबारा से 5 क्या हुआ, माइनस हो रहा है। तो ये चीज़ कम हो रही है, या तो इसके अंदर माइनस होगा, माइनस से सवाल हल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर तकसीम अप्लाई करो। अगर इससे भी सवाल नहीं हल होता फिर जज़र अप्लाई करो। जज़र में भी क्या होता है कि नंबर्स कम हो जाते हैं। ये हम जब क्वेश्चन आएंगे तभी आपको समझ आएगा। तीसरी चीज़ है कि आपको सीरीज़ को भी लेके चलना है। अब हो सकता है कि उसके अंदर कोई नंबर्स ना हो बल्कि सेट बढ़ रहे हों, वो आगे हम MCQs में करेंगे जाके। अब आपने ये सेट भी दिमाग में रखना है कि होल नंबर का सेट क्या मतलब है, 0, 1, 2, 3, 4 पर बाज़ वक़्त होता क्या है कि जब हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं तो हमारे पास इस तरह की सीरीज़ बन रही होती है, तो हमने क्या करना था, उसी सीरीज़ को आगे चलाकर आंसर लिखना होता है। इसी तरह से नेचुरल नंबर भी आपने दिमाग में रख लेने हैं, जो कि 1 से शुरू होते हैं। ये आपको वैसे पहले आते होंगे, आपने मैट्रिक के अंदर पढ़े हुए हैं, लेकिन दोबारा आप इसको रिवाइज कर लेना। इवन नंबर भी देख ले, जुफ्त आदाद जिनको कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 आगे चलते जाएंगे 2 के पाड़े वाले। और इसी तरह से ऑड नंबर भी आपने याद रखने हैं कि ये ताक आदाद जो होते हैं 1, 3, 5। और प्राइम नंबर खास तौर पर याद रखना है, जिसमें 2, 3, 5, 7, इसमें 9 नहीं होता है, 11, 13, 15 नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पर तकसीम होते हैं, इसके अलावा और किसी पर तकसीम ना हो। तो ये कंसेप्ट आपने अपने दिमाग में रख लेने हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम 5 एक्सरसाइज करेंगे जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल होंगी। टोटल कोई 50 क्वेश्चन बनेंगे और आगे भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें फिर हम आगे वाली जो है ना 5 एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि ये वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी, वरना मैं एक साथ ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एक ही वीडियो में बैठे रहो। यहाँ पर MCQs खोलने के लिए आपने हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। ilmiway.net .com भी थी लेकिन वो बंद हो चुकी है, तो आपने इसी से गुजारा करना है। ilmiway.net नाम की वेबसाइट आ जाएगी, ये आपने ओपन कर लेने। यहाँ से आपने MCQs ओपन कर लेने हैं। नीचे ही आपको मिल जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर पाक आर्मी की MCQs है वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आ जाएगा, जो कि AFNS की हैं।
अच्छा, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, ये मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा। आपने क्या करना है, अपना नाम लिखकर मुझे सेंड कर देना है और मेरा नंबर सेव कर लेना है, और ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे कुछ गाइडलाइंस भी ले सकते हैं, PDF मटेरियल भी ले सकते हैं, और साथ में आपको जो जॉब्स वगैरह आती रहती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर ये, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 10 MCQs होंगी हर क्विज के अंदर, यहाँ से आप इसका आंसर भी चेक कर पाएंगे। पहला सवाल है, मंडे इज टू फेब्रुवरी एज फ्राइडे इज टू। ये रिलेशन वाला सवाल है, मतलब क्या है, पहले का रिलेशन वो दूसरे के साथ बता रहा है, अब पूछ रहा है कि तीसरे का रिलेशन क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले इन दोनों का रिश्ता निकालेंगे कि क्या रिश्ता बनता है, फिर वही वाला लॉजिक, वो वाला ट्रिक लगा के हम इसका अगले का रिलेशन निकालेंगे। तो सवाल है, मंडे इज टू फेब्रुवरी। मंडे क्या है, हफ्ते का पहला दिन होता है, आपने दिमाग में रखते हैं हर चीज को। ये हफ्ते का क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे हो जाएगा। इज टू फेब्रुवरी, फेब्रुवरी किससे, फरवरी को कहते हैं, ठीक है। तो ये साल का क्या हो जाएगा, सेकेंड मंथ हो जाएगा। तो हफ्ते का पहला मंथ, हफ्ते का पहला दिन वो कह रहा है साल का सेकेंड मंथ बनता है। तो फ्राइडे इज टू, फ्राइडे हफ्ते का कौन सा दिन होता है, ये 5वां दिन होता है, 5th डे होता है। अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि पहला दिन दूसरे महीने के बराबर है, मतलब वो एक को बढ़ा के अगला मंथ बता रहा है। हालांकि पहला पहले के बराबर होना चाहिए, लेकिन पहला दूसरे के बराबर है। तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे कि 5वां दिन छठे महीने के बराबर हो जाएगा। छठा महीना कौन सा होता है, जून होता है। क्यों हम छठा यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वहाँ पे एक महीना बढ़ाता है, हम भी यहाँ पर एक महीना बढ़ा देंगे। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 6 जून रहेगा। जून छठा महीना होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रीन ये शो हो रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आंसर जो C है वो करेक्ट है। तो ये आपने साथ में चेक करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गन इज टू सोल्जर एज, फिर डैश लगाई गई है, इज टू ब्लैक स्मिथ। गन का ताल्लुक सिपाही के साथ है, सोल्जर के साथ है, तो ब्लैक स्मिथ का ताल्लुक किसके साथ है। ब्लैक स्मिथ किसी अंग्रेज का नाम नहीं है, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को इंग्लिश के अंदर। तो जब गन सोल्जर है तो हम हमारे पास जो यहाँ पर लोहार के काम की चीज़ है, क्योंकि सिपाही के लिए गन होना लाजमी है ताकि वो हिफाजत कर सके। तो लोहार के लिए क्या प्लेन लाजमी है, गलत है। क्या नेल कटर लाजमी है, नहीं, बिल्कुल नेल भी लाजमी नहीं है, नाखून भी लाजमी नहीं है, स्पेसशिप भी नहीं है इसके लिए। तो हैमर जो है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि लोहार के लिए हैमर्स का होना लाजमी है। हैमर जानते हो ना, हथौड़े को, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर हैमर रहेगा। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। तो आगे मैं मजीद इसके निशानात नहीं लगाऊंगा, ये आप खुद करते रहना ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये वही वाला सवाल है, ऑड आर डिफरेंट, मतलब 3 चीज़ें एक जैसी होंगी और जो फोर्थ होगा वो उनसे अलग नज़र आ रहा होगा। कैसे, यहाँ पर उन्हें दिया हुआ है, एक अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, CEEGAC और IG। जब इस तरह के सवाल आए तो आपने ABC की तरतीब को याद रखना है। CE का मतलब क्या है, अगर हम इसको तरतीब से लिखते हैं तो C के बाद क्या आता है, D आता है। तो ये होना चाहिए था CDE, लेकिन उसने क्या किया, D को नहीं लिखा, स्किप कर दिया। इसी तरह से E और G, इसका मतलब भी ये है कि उसने F को बीच में से नहीं लिखा है, उठा लिया है। तो EFG। AC, A के बाद क्या आता है, B आता है, और A की जगह C हो जाएगा। IJ वैसे का वैसा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि I के बाद J ही आता है और कोई लफ्ज़ आता नहीं। तो क्या समझ आ रहा है कंसेप्ट, कि हर जो अपना MCQs का ऑप्शन है उसके अंदर एक एक अल्फ़ाबेट स्किप किया गया है, लेकिन इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट स्किप नहीं किया गया, इसको वैसे ही लिखा गया जो कि एक्चुअल में मौजूद है। तो डिफरेंट कौन रहने वाला है, यही वाला रहने वाला है, क्योंकि इनके अंदर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, A और J रहेगा। तो ये वाला अपना I और J, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये भी वही वाला सवाल है कि कौन सा डिफरेंट है इनके अंदर से। AD, तो मैंने बताया था कि जब इस तरह के सवाल आए तो आपने ABC की तरतीब को याद रखना है। AD, A के बाद वैसे क्या आता है, A के बाद आता है B और C, फिर क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। इसी तरह से I और L, I के बाद क्या आता है, I, J, K और L। QS,
तो क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, आर और एस, एम पी, एम के बाद एन आता है, एम एन ओ पी। तो ये मैं कोई अहम बात नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ ए बी सी आपको बता रहा हूँ कि तरतीब से ए बी सी लिखनी है। तो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है कि इनके अंदर दो दो लफ्ज़ स्किप किए गए हैं, जे के, इस तरह से एन ओ। तो इसमें जो ये क्यू आर एस है, जो उसने क्यू एस दिया है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही स्किप है जो कि आर है। तो डिफरेंट कौन रहने वाला है, ये क्यू एस रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट स्किप है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ये क्यू एस रहेगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आ गई है नंबर सीरीज़ का सवाल। नंबर सीरीज़ में वो ये जहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, पूछ रहे हैं कि बताएं कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है नंबर। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर आपने प्लस ट्राई करना है, अपना मल्टीप्लाई ट्राई करना है, फिर स्क्वायर ट्राई करना है, क्यूब ट्राई करना है। अगर ये ना बने तो और चीज़ें भी आपने ट्राई करनी है, ये नहीं है कि सिर्फ उसी पर बैठे रहना है। तो यहाँ पर सीरीज़ बेसिकली बढ़ रही है, 4 से 8 हो गई है, 8 से 24 हो गई है, 24 से क्या हो जाएगा, 96 हो गया। एक और ट्रिक बताता हूँ कि जिसको आप तेज़ी से कर पाएंगे, कि अगर सीरीज़ बहुत ज़्यादा नंबरों के साथ बढ़ रही है, एक तो है ऐसे सिंपल बढ़ रही है, 2 हो गया, 6 हो गए, ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ रहे, 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 12 हो गया, इसी तरह से 16 हो गया। इस तरह से अगर बढ़ रही हो तो फिर आपने प्लस ट्राई करना है, क्योंकि उसमें तकरीबन प्लस ही निकलता है अक्सर, यहाँ जो केस होते हैं। अगर नंबर ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, जैसे कि 4 से 8, 8 से फिर 24, 24 से फिर क्या हो गया, 96, तो ये मल्टीप्लाई की खासियत होती है कि वो उसको ज़्यादा जल्दी बढ़ाता है। तो हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई ट्राई करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो 4 से 8, इसका मतलब है 4 से उसने किसको बनाया, 8 को बनाया है, तो इसने कुछ मल्टीप्लाई किया। हम यहाँ पर 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 8 बनता है, जो बिल्कुल ठीक आ रहा है। 8 से क्या बनाया उसने, 24। 8 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 24 आ जाता है। तो 24 से 96 बना हुआ है। अगर 24 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसको आप अलग कर सकते हैं, ये आपको छोटा सा वाइट बोर्ड वहाँ पे दिया जाएगा, परेशान नहीं होना। कैलकुलेटर तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा वाइट बोर्ड होगा जिसको आप लिख सकते हैं, उसको अरेज भी कर सकते हैं। 24 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 क्या हो जाएगा, 16, 4 दूनी 8 और ये 96, जो कि बिल्कुल ठीक सीरीज जा रही है। हमारे पास एक लॉजिक बनता हुआ जा रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है वर्ड और अगला वर्ड बन रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसका अगला आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि सीरीज़ ही इस तरह की बन रही है, 2 3 4, ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन रही है, जिसमें क्या हो रहा है, एक एक तरतीब के साथ वर्ड आपस में ज़र्ब खाते जा रहे हैं, इनके साथ जो लेटर्स हैं ज़र्ब खा रहे हैं इनके साथ। तो हम अगला आंसर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 96 को, क्योंकि तरतीब ही कुछ इस तरह से बन रही थी कि 2 3 4 और फिर हम यहाँ पे 5 के साथ क्या करने वाला है, इसको मल्टीप्लाई। 96 को हम करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई अपना आंसर ढूंढने के लिए। 6 5 30 हो जाएगा, 9 5 45 और 3 48, 480 हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला, जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो ये सिंपल सी एक सीरीज़ थी जिसको आपने किया। इसके ऊपर वैसे अलग से सवाल मौजूद हैं, वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ सीरीज़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये भी सीरीज़ वाला सवाल आ गया है। अब यहाँ पे देखें कि 17 से क्या हो गया है, 3 हो गया है। तकसीम ट्राई करें पहले, क्योंकि ये ज़्यादा, इसमें भी बिल्कुल सेम उल्टा कंसेप्ट लेगा। अगर नंबर ज़्यादा तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं तो वहाँ पे डिवाइड होगा, अगर थोड़ी थोड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं तो वहाँ पर माइनस होगा। 17 के ऊपर 3 तकसीम नहीं होता है, आपको पता है, बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 आंसर लेके आए 17 को तकसीम करने के। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ना ही यहाँ पर तकसीम हो रही है, ना ही यहाँ पर माइनस हो रहा है। माइनस भी आप ट्राई करके देख ले, आंसर नहीं आएगा। ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। यहाँ पर इसमें कुछ अलग कंसेप्ट इस्तेमाल किया है। क्या किया इन्होंने, 17,3 जो है इसको उन्होंने किया है मल्टीप्लाई आपस में, फिर अगला नंबर हासिल किया है। अब देखें, अगर हम 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 या 21 हो जाएगा, 3 और 3 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। तो 51 आंसर आ रहा है, जो कि उसने इस तरह से फाइंड किया है 51। इन दो को वो क्या कर रहा है, ज़र्ब कर रहा है, फिर अगला आंसर लिख रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इन दो को ज़र्ब करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे, वो हमारा
एक्चुअल में आंसर रहने वाला है। तो 19 और ज़र्ब 3 कर देंगे हम, तो जो भी आंसर आएगा 9 3 27 हो जाएगा, 2 बच जाएंगे 3 और ये कितना हो जाएगा 57। तो आंसर क्या रहने वाला है 57। तो इस तरह के भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि कोई सीरीज़ बन रही हो, सेट बन रहा हो। इस तरह भी हो सकता है कि 2 लफ्ज़ों को जमा किया जा रहा हो, ज़र्ब किया जा रहा हो, तकसीम किया जा रहा हो, फिर थर्ड नंबर वहाँ से हासिल किया जा रहा हो। तो वही कंसेप्ट आपने वहाँ पर लगा देना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। ये बिल्कुल वही वाला सवाल है कि 3 चीज़ सिमिलर होंगी और 4th जो होगी वो डिफरेंट होगी। कौन सा इस लिस्ट में से बाहर है? पहला लफ्ज़ है मेयर, फॉक्स, लास और हैन। मेयर कहते हैं घोड़ी को, जो घोड़े की फीमेल होती है वो क्या होती है? घोड़ी, वो मेयर उसको कहते हैं। इसी तरह से फॉक्स आपको पता है, पर लोमड़ी को कहते हैं। हैन कहते हैं मुर्गी को। तो ये जो लास है, लास कहते हैं लड़की को, गर्ल्स को कहते हैं। लास का मतलब क्या है? ये लड़की का सिनोनिम्स है। तो इनमें से डिफरेंट कौन रहने वाली है? लड़की रहने वाली है, क्योंकि ये तो सारे जानवर है, लेकिन यहाँ पर लड़की जो है वो एक ह्यूमन के अंदर आ जाती है। इसलिए हमारे पास आंसर भी क्या रहेगा? ये वाला रहने वाला है, लास्ट वाला। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लास्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये लेटर सीरीज आ चुकी है हमारे पास। जैसे नंबर सीरीज थी वैसे ही लेटर सीरीज होती है। लेटर सीरीज को हल करना बहुत आसान होता है। इसके लिए सिर्फ आपने ABC की तरतीब को याद रखना है। बेहतर तो यही है कि जाते ही आप छोटे छोटे लफ्ज़ों के अंदर ABC एक वाइट बोर्ड पर तरतीब से लिख दें। उसमें यह होगा कि आप देख देख के वहाँ से सवाल हल कर पाएंगे, क्योंकि लेटर सीरीज के सवाल कहीं पर भी आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है? गैप ढूंढना होता है कि ये लेटर सीरीज का सिर्फ गैप ढूंढना होता है कि कितने लफ्ज़ इसमें स्किप हैं और कैसे आंसर निकाला जा रहा है। ACE। अब एक्चुअल में अगर मैं ABC को लिखूं तो वो कैसी हो जाएगी? A B C D E F। ये सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने क्या किया, यहाँ पर सीरीज के अंदर A लिखा है लेकिन B को नहीं लिखा, B को नहीं लिखा, C लिखा है लेकिन D को फिर नहीं लिखा, E लिखा है, फिर आगे आंसर ढूंढ रहा है, आंसर पूछ रहा है। तो क्या कंसेप्ट समझ आ रहा है कि वो क्या करता है? ए 2 लफ्ज़ लिखता है, उसके अंदर से एक लेटर को गायब कर देता है। जिस तरह कि उसने यहाँ पे B को नहीं लिखा था और यहाँ पे D को नहीं लिखा। तो हम भी क्या करेंगे? इसका अगला जो लेटर है वो स्किप कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो बेसिकली तो यहाँ पर E के बाद F आना चाहिए, लेकिन रूल्स ये चल रहा है कि एक लेटर स्किप करना है। तो हम इस F को नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट इससे अगला लिखेंगे जो कि हमारा G बनता है। तो आंसर भी क्या रहने वाला है? G रहने वाला है। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ से पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। इनमें से कौन सा आउट ऑफ द लिस्ट है? ये भी बिल्कुल वही है, अपना ओड वाला, स्ट्रेंज वाला। इनमें से मतलब 3 चीज़ें एक जैसी हैं, 4th डिफरेंट होगी उससे। पहला है लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान और काबुल। अब ये इससे डिफरेंट है। काबुल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है काबुल, और ये जो है लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पंजाब लाहौर का अपना पाकिस्तान का एक सूबा है और लाहौर उसका क्या हो जाएगा? शहर। तो डिफरेंट कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे काबुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर एक सीरीज़ बनाई गई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर जब इस तरह की अपना बटे वाली सीरीज जैसे हम बाई बोलते हैं तो वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है या फिर डिवाइड ज़्यादा होती है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 2 से बना रहा है 1/2। अगर मैं 2 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर 1/2 आता है। क्यों? कैसे आता है? यहाँ पे कट जाएगा, ये की जगह 1/2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो कि वो यहाँ पर लिख भी रहा है। फिर 1/2 से वो बना रहा है 1/8। तो वहाँ पर आगे भी उसने सेम ही कंसेप्ट अप्लाई किया है। 1/2 को अगर दोबारा से हम 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आंसर रहेगा? 1 × 1 1 हो जाए, 2 4 8। तो 1/8 वहाँ पर वो लिख रहा है। तो मतलब क्या है कि वो हर नंबर को 1/4 के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है और आंसर ढूंढ रहा है। आगे हमें यहाँ पर आंसर बताना है क्या होगा, तो हम भी वही अप्लाई करेंगे। इस नंबर को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है 1/8। 1/8 ऐसा हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, 8 4 क्या हो जाएगा? 32, 1/32। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास? ये वाला।
1/32। तो ये पहला क्विज़ यहीं पर हमारा ख़त्म हो जाता है। इसका रिज़ल्ट भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा जब आप क्लिक करेंगे। मैंने तो क्लिक इतने नहीं किए हैं, मैं तो डायरेक्ट लगाता आया हूँ। अगर आपको फिर दोबारा करना होगा तो आप यहाँ से रीटेक कर सकते हैं इस क्विज़ को, यहीं से ये वाला टेस्ट दोबारा शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह से या दोबारा से कर सकते हैं। और नीचे 2-3 ऑप्शन है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर यह है नेक्स्ट क्विज़। अगर आप अगला क्विज़ में जाएंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। प्रीवियस में जाना है, दोबारा से पिछला टेस्ट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट जंप लगाना है किसी और क्विज़ की तरफ, ये वैसे यहाँ पर अभी थोड़े हैं, 10 दिए गए हैं, लेकिन मैं इसको बढ़ा दूँगा। मज़ीद इसके अंदर मैं क्विज़ जो है ना वो शामिल कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके यहाँ पर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं किसी भी क्विज़ के अंदर, किसी पे क्लिक करेंगे तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं यहाँ पे क्विज़ 2 की तरफ जा रहा हूँ। पहला हमने कर लिया है, हम अब सेकंड करेंगे। यहाँ पर सेकंड क्विज़ का क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। ये बिल्कुल वही वाला सवाल है कि 3 चीज़ें एक जैसी हैं और 4th इसमें डिफरेंट होगी। स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट, साइकिल। तो स्पेसशिप आपको पता है किसे कहते हैं, शिप जहाज़ को कहते हैं, एयरक्राफ्ट भी किसे कहते हैं, हवाई जहाज़ को समझ लो, ठीक है। तो ये साइकिल है, ये इनसे डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं और ये स्पेस से ताल्लुक़ रखती हैं, और जो साइकिल है वो ज़मीन से ताल्लुक़ रखती है। तो इनमें डिफरेंस डिफरेंट कौन सी रहने वाली है, यही वाले रहने वाली है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा साइकिल। विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, बिल्कुल वही वाला सवाल दोबारा आ गया है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो ABC का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ABC आपको नजर है तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ABC को तरतीब के साथ लिखना शुरू कर देना है। जिस तरह का यहाँ पर है DG, D और G, D को अगर हम तरतीब से लिखें क्या हो जाएगा, ABCD EFG। तो क्या मतलब है, D और G को उसने लिखा है यहाँ पर, तो 2 लफ्ज़ क्या कर दें यहाँ पर स्किप कर दिए, E और F को। H के बाद K लिखा हुआ है, तो H के बाद वैसे क्या आना चाहिए, HIJ और K। यहाँ पर भी 2 लेटर्स क्या हो गए हैं, स्किप हो गए हैं। इसी तरह से A और C को कैसे लिखा गया है, यहाँ पर A आना चाहिए, फिर B आना चाहिए और C आना चाहिए। यहाँ पर एक ये डिफरेंस आ गया है, आगे हम देखते हैं। L और O, L के बाद क्या आता है, LMNO। तो यहाँ पर भी 2 लेटर क्या हो गया, स्किप। तो क्या आंसर आपको आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया गया है, ABC। बाकी में सब में क्या हो रहा है, 2-2 अल्फ़ाबेट स्किप हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल पहले की तरह सवाल है जो हमने पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इंक इज़ टू पेन एज इज़ टू। इंक का ताल्लुक, जो आपको पता है स्याही है, उसका ताल्लुक वो कह रहा है पेन के साथ है। तो पेंसिल का ताल्लुक किसके साथ है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है कि पेन के अंदर हम क्या डालते हैं, इंक डालते हैं। तो ये एक रिलेशन बन रहा है। तो पेंसिल के अंदर क्या होता है, जो पेंसिल के अंदर स्याही होती है वो आम स्याही नहीं होती। पेंसिल के अंदर आप ये वाली स्याही डाल के देख लें, पेंसिल काम नहीं करेगी। उसके अंदर होती है लेड नामी एक केमिकल होता है जो उसके अंदर होता है, जिससे हम पेंसिल के थ्रू लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर भी यही रहने वाला है। बाकी ये नोटबुक तो वैसे भी कुछ इसके साथ नहीं बनती है, आंसर इसका नहीं बनता इस तरह का। ये रिलेशन वाला सवाल था। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ फेलो इज कोडेड एज, इस तरह से, और एलो का कोड क्या होगा। ये कोड वाला सवाल आ गया, कोड डिकोड जो मैंने आपको समझाया था, मैं यहाँ पे दोबारा देखूंगा। फेलो इज कोडेड एज, फेलो यहाँ पे देख सकते हैं, फेलो का कोड बताया गया है ये वाला, और एलो का कोड बताइए। वैसे तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको मैं 1 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। फेलो को वो कोड दे रहा है क्या, ये मैं आप लिख देता हूँ दोबारा से। फेलो का कोड दे रहा है वो 4 6 5 फिर 5 और 3 1। अब कोड में क्या होता है, बेसिकली कोई वैल्यू असाइन की जाती है। जैसे अब फेलो का मतलब है, एफ को वो कह रहा है ये 4 के इक्वल है, ये हमारा 4 के इक्वल है, क्योंकि ये सारे लफ्ज़ देख रहे हैं आपने बराबर नंबर्स के हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पर मुश्तमिल एक लेटर है। इसको भी देख लें, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये भी 6 पर है। इसका मतलब है ये एक एक नंबर हर किसी को दिया जा सकता है। यहाँ पे पहला 4 है और दूसरा क्या है, 6 है, तो E इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और L अगला 5 के इक्वल, और अगला L भी 5 के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा,
3 और ये हो जाएगा 1। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्या करना है जिस तरह नंबर उस तरह लिखे गए हैं तरतीब के साथ हर लेटर के अंदर लिख देने। अब इसका मतलब है f जो है वो 4 के इक्वल है, लेकिन उसने पहले ही सवाल आसान कर दिया, यहाँ पर LO लिखा गया है। मैं इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि इसी तरह का कोई और सवाल आए तो आप इसकी अलग अलग वैल्यूज़ करके आंसर फाइंड कर सकें। अब LO में क्या हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि E की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, 6 है। E की हम वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। और L की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5, डबल L है तो 2 5 हो जाएंगे। और O की वैल्यू क्या है, 3 है, O की जगह पे हम 3 लिख दें। W की वैल्यू क्या है, 1 है। तो LO का कोड क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 65531। तो यही आंसर हमारा रहने वाला है। आंसर देख रहे हैं ना आपने, इस तरह का आंसर कहाँ पर है, ये वाला आंसर है। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सा सवाल था। हर नंबर हर लेटर को उसका कोड दिया है और वैसे ही वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। ये भी लेटर सीरीज आ गई यहाँ पर कि इनमें से कौन सा नंबर जो है ना नेक्स्ट आने वाला है। E, फिर उसके बाद VE, WE, XE और YE। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ आ गई है। इसमें भी आपने क्या देखना है कि इसकी तरतीब देखनी है कि क्या क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो E है, फिर दोबारा E है, यहाँ पर फिर E है, फिर E है, आगे भी क्या होने वाला है, E होने वाला है बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन उसने यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो 2 पूछे हुए हैं, तो हम अगला भी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगला क्या, हमें यहाँ पे पता है कि E ही आएगा, लेकिन जो है ना आंसर फिर भी गलत आएगा क्योंकि वो 2 अगला लफ्ज़ भी उससे पूछ रहा है, अगला लेटर भी पूछ रहा है। ई तो हर जगह पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर। अब हम ये तो हमें समझ आ गई है कि इसकी सिंगल सीरीज़ का क्या कंसेप्ट है कि हर जगह पे ये सेम ही रह रहा है। जो सेकंड लेटर है वो किसी भी नंबर इसके अंदर लेटर के अंदर वो सेम ही रह रहा है। अब इनको हमने ट्राई करना है कि ये V, W, X और ये Y किस हिसाब से आ रहे हैं। तो आप ABC मैंने बताया था कि आपने याद रखनी है, आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर किसी को भूल जाती है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसा कि L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V हो गया, V, W, X, Y और फिर Y के बाद क्या आता है, Z। इसका मतलब है ये भी तरतीब के साथ चल रही है, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि रिपीटेशन आ रही है E की। तो यहाँ पर E तो हमने लिखना ही लिखना है, तो आगे Y से आगे क्या होता है, Z होता है। तो आंसर क्या रहने वाला है, E और Z रहने वाला है, E और Z। समझ लें कैसे पता चला है कि E हर जगह पे रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो सीरीज़ थी ना ये एक तरतीब के साथ चल रही थी। V के बाद W, W के बाद X, X के बाद Y, फिर Z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। वही वाला सवाल आ गया है दोबारा से कि कौन सा डिफरेंट इनके अंदर से, मतलब 3 सेम होंगे, एक डिफरेंट रहने वाला है। मदर, अंकल, ब्रदर, सन, इनमें से डिफरेंट कौन सा रहने वाला है। देखो भाई ये एक मेल है अंकल, ब्रदर भी क्या होता है, मेल होता है, और सन भी क्या होता है, मेल होता है। तो मदर जो है वो फीमेल है, तो डिफरेंस भी कौन डिफरेंट क्या रहने वाला है, मदर रहने वाली है, क्योंकि बाकी सारे मेल हैं और ये फीमेल में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो पूछ रहा है व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली जब भी लफ्ज़ आए याद रखना है, वो पूछ रहा है कि अगर हम अल्फ़ाबेटिक की तरतीब के साथ चलें, अल्फ़ाबेटिकली का मतलब क्या है, तरतीब क्या हो जाएगी कि A, B, C, D, E, F, G, H, ये क्या हो जाएगी, एक तरतीब हो जाएगी। इसके साथ चलें तो ड्राइंग के अंदर जब सबसे पहला नंबर है वो क्या आने वाला है, व्हाट लेटर कम्स। मतलब अल्फ़ाबेटिकली जब भी आए तो उसका मतलब है वो तरतीब से पहला नंबर पूछ रहा है। इन ऑर्डर द वर्ड ड्राइंग, ड्राइंग एक लफ्ज़ है, इसके अंदर पूछ रहा है कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो कौन सा जो हमारे पास लेटर है वो पहले रहने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं D, W, A, G। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, आपको पता है पढ़ा कि अल्फ़ाबेटिक के अंदर पहला जो वर्ड होता है, पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, A होता है। तो ये आंसर सिंपल सा है, A से पहले कोई लेटर होता ही नहीं है और A इसके अंदर मौजूद है, तो पहला हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है, A रहने वाला है।
ड्राइंग के अंदर हमने ये देखना था कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहला लेटर कौन सा है, तो वही आंसर है। तो इसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहला लेटर ए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ी सी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से वीडियो में कट आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो ये तो आपने झेलना ही पड़ेगा सर दर्द लाइट का। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। कौन सा लफ्ज़ जो है लिस्ट से बिलोंग नहीं करता। वही वाला सवाल, दोबारा से रिलेशन वाला सवाल है। 3 चीज़ें एक जैसी हैं और 4 डिफरेंट है। टाइगर, वुल्फ, लैम्ब और लियोपर्ड्स। देखो तो वैसे तो ये सारे जानवर के नाम है, क्योंकि सब जानवर के नाम हैं, लेकिन अब हमने क्या करनी है, क्वालिटी देखनी। मैंने बताया था कि या तो मीनिंग सेम हो सकते हैं, या उनके अंदर जो लॉजिक लग रहे हैं वो सेम हो सकते हैं, या फिर उनकी जो खासियत हैं, क्वालिटीज़, वो सेम हो सकती हैं। टाइगर आपको पता है शिकार करता है, एक दरिंदा है। दरिंदा किसे कहते हैं? ऐसा जानवर जो कोई शिकार करता हो, दूसरे को मार के अपना जो है ना तबाही करके फिर अपना। इसी तरह से वुल्फ भी एक दरिंदा है, बेसिकली शिकारी एक जानवर है। लेपर्ड्स भी आपको पता है टाइगर की ही नस्ल है। तो चीता भी जो है ये भी क्या है, एक दरिंदा है। लेकिन जो ये लैम्ब है, भेड़, ये एक पालतू जानवर है। बाकी ये जंगल के जानवर भी हैं, एक डिफरेंस ये भी है। दूसरा ये शिकारी भी हैं, जो भेड़ है कोई शिकार वगैरह नहीं करता है। तो डिफरेंस यही था। तो हमारे पास आंसर भी क्या रहने वाला है, लैम्ब रहने वाला है। विच नंबर इज आउट ऑफ द लिस्ट। नंबर कौन सा इनमें से आउट ऑफ द लिस्ट है? आउट ऑफ द लिस्ट का मतलब भी वही चीज़ है कि 3 चीज़ें सेम हैं, एक इसमें क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर पहला है 8, 4, फिर 7 और 12। देखने में तो सारे नंबर लगते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ द लिस्ट हो। आउट ऑफ द लिस्ट कैसे अपने पता करना है, या तो ये क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, या फिर क्या होंगे, ऑड नंबर। मतलब जुफ्त आदाद और ताक आदाद का आपने फ़र्क रखना है। जो 2 पर तकसीम होते हैं वो बेसिकली जुफ्ती होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और जो दूसरे होते हैं वो 1, 3, 5, 7, 9। तो इनमें डिफरेंस क्या रहने वाला है कि ये जुफ्त आदाद हैं, 4 भी, 8 भी और ये 12 भी। लेकिन ये क्या है, एक ताक आदाद है। ताक का आपको पता है ऑड नंबर है। तो आंसर भी क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है, क्योंकि वो सारे क्या हैं, जुफ्त हैं, और ये एक क्या है, ताक आदाद में से है, 7। क्वेश्चन नंबर 10, बर्ड इज़ टू केज एज पिजन इज़ टू। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो परिंदा है उसका ताल्लुक किसके साथ है, केज, पिंजरा, यानी कि उसका जो पिंजरा होता है। बर्ड को अगर इसमें कहता तो प्रिजनर, कैदी को, कैदी का ताल्लुक किसके साथ है, प्रिजनर कैदी को कहते हैं। तो मतलब ये बर्ड जब उसको हम कैद करते हैं, किस में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। जब हम कैदी को कैद करते हैं तो हम कहाँ पे रख सकते हैं उसको, ये इसका आंसर आएगा सेल। देखने में तो ये आंसर भी बनता है लॉकअप। लॉकअप भी तो जेल को कहते हैं ना, लेकिन लॉकअप क्या होती है, अलग अलग सब जो लोग हैं उसी के अंदर रहते हैं, मतलब सारे मुजरिम उसके अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक सिंगल बात की कि एक परिंदे को एक पिंजरे में रखा जाता है। इसी तरह से एक कैदी को हम एक सेल में, क्योंकि लॉकअप के अंदर कई सेल्स होते हैं, कई कमरे होते हैं जिसके अंदर उस कैदी को रखा जाता है। तो आंसर बेस्ट क्या रहेगा, सेल रहेगा, लॉकअप नहीं रहेगा। यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं इस क्विज़ के, और अब हम अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्विज़ को आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे, क्विज़ नंबर 3 की तरफ आ जाएंगे। तो क्विज़ नंबर 3 का पहला सवाल, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। कौन सा जो वर्ड है वो लिस्ट से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर है हैंडफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल। बेसिकली देखने में सारे इंग्लिश के वर्ड लग रहे हैं और सेम ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है, हैंडफुल। अब ये मीनिंग के ऊपर है। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर को बोलते हैं हैंडफुल। ब्यूटीफुल किसे कहते हैं, ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को। केयरफुल मतलब जो अपना ख्याल रखता हो, ख्याल करने वाला। ड्यूटीफुल जो अच्छे से ड्यूटी देता हो। तो ये बेसिकली खासियतें हैं। किसी को हम खूबसूरत कहते हैं तो ब्यूटीफुल बोल देते हैं, इसकी खासियत बयान कर रहे हैं। किसी की हम मज़ीद तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़ा केयरफुल है यार, तो हम केयरफुल बोल देते हैं। इसी तरह से ड्यूटीफुल भी क्या है, मतलब बड़ा अच्छे तरीके से ड्यूटी करता है। तो ये सेम मीनिंग की जो है ना दे रहे हैं, मतलब यह किसी खासियत को शो कर रहे हैं। लेकिन हैंडफुल का मतलब है थोड़ा सा, मुट्ठी भर से हम बोलते हैं। तो यही हमारे पास आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट। ये सवाल आपको अभी तक समझ आ चुके होंगे। तो इसमें ऑप्शन है ऑयल, वाटर, पेट्रोल और लिक्विड। ऑयल आपको पता है तेल को बोलते हैं, वाटर पानी को बोलते हैं, और पेट्रोल भी एक किस्म का लिक्विड ही समझ लो इसे। तो
ये जो है किसी न किसी चीज़ के नाम है, किसी लिक्विड के नाम है। पानी भी एक लिक्विड है, ऑयल भी एक लिक्विड है, पेट्रोल भी एक लिक्विड है। ये जो है एक पूरा नाम है, ये कोई किसी चीज़ का नाम है। अगर से लिक्विड ये एक पूरी टर्म है, समझ लो, ये उसके पार्ट्स हैं। ऑयल भी हो सकता है लिक्विड के अंदर, पानी भी हो सकता है, ये भी होता है, लेकिन लिक्विड एक अलग से नाम है जो कि पूरी को सबको डिफाइन करता है। ये एक सिंगल चीज़ को डिफाइन करता है, लेकिन ये सबको डिफाइन करता है। तो डिफरेंट भी यही रहने वाला है, क्योंकि ये तीनों सेम लग रहे हैं खासियत के हिसाब से, और ये डिफरेंट लग रहा है। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट? बिल्कुल वही सवाल दोबारा से आ गए हैं। स्ट्रिंग, इस तरह से गिटार हो गया, पियानो हो गया और बैंजो हो गया। ये जो नाम है तीनों, ये किसी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट के नाम है। गिटार आपको पता है बजाने वाला, जो गाने सुनते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। पियानो भी बजाने के लिए इस्तेमाल होती है, बैंजो भी क्या होती है बजाने के लिए, भी गिटार की शक्ल की होती है, जिसे हम सितार बोलते हैं, उस शक्ल का होता है बजाने के लिए। लेकिन जो स्ट्रिंग है ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। स्ट्रिंग गिटार के अंदर तो यूज़ होती हैं, जो मतलब जो लाइनें होती हैं उसकी लोहे वाली, तो स्ट्रिंग एक पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे हम पूरा म्यूज़िक नहीं बजाते। इनके साथ हम पूरा म्यूज़िक बजा सकते हैं। तो आंसर भी यही रहने वाला, ये इनसे क्या है, आउट ऑफ द लिस्ट है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़? ये लेटर की सीरीज़ दोबारा से आ गई है, हम इसको सॉल्व करेंगे। BY, CX, DW, EV और FU। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ को देखना है कैसे बढ़ रही है। अगर डबल आ रही हैं तो डबल को देखना है कि कैसे बढ़ रही है, इनके अंदर गैप क्या आ रहा है। अब इसको अगर देखें तो इसमें 2 सीरीज़ हैं बेसिकली। देखो, B से C, C से फिर D, D से फिर E, E से फिर क्या बन रहा है, F बन रहा है। तो अब इसी तरह से आगे भी एक सीरीज़ बन रही है। अगर आप इसको देखें गौर से दोबारा से, तो यहाँ पे एक और सीरीज़ है। Y से इसका सेकंड लेटर X, X से फिर W, W से फिर V और V से फिर क्या बन रहा है, U। तो इस तरह की डबल सीरीज़ भी चल सकती हैं। तो हमने आंसर भी डबल के हिसाब से देना है। अगर आप गौर से देखें पहली सीरीज़ में, तो B, C, D, E, F, ये तरतीब के साथ ABC जा रही है। B, C, D, E, F, F के बाद क्या आता है, G। तो इसका मतलब है आगे हमारा क्या होने वाला है, एक लफ्ज़ तो हमें समझ आ गया है कि G होने वाला है। अब सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या आने वाला है, तो ये है Y, X, W, V, U। अब इसको आपने क्या करना है, ये यहाँ पर जो ABC है ये उलट चल रही है। बेसिकली होती तो सीधी है ABCDEFG, लेकिन यहाँ पे क्या है, Y से पीछे क्या आता है, X। मैं यहाँ पे कुछ लिख के बताता हूँ आपको। हम शुरू करते हैं O से। O हो गया, P हो गया, Q, R, S। ये पूरी ABC नहीं लिखनी, वैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। S, T, U, V, W, X, Y और ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखो क्या उलट चल रही है। यहाँ पे उसने पहले Y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये Y के फिर बाद क्या आ रहा है, X आ रहा है। तो मतलब Y, X, ये Y और ये X, फिर क्या है W, फिर V आ रहा है, V के पीछे फिर क्या आ रहा है, U। अब यहाँ पे इधर से पहली सीरीज़ में एक सीधी ABC चल रही है, लेकिन दूसरी सीरीज़ में उलट ABC चल रही है। Y, X, W, V, U से फिर पीछे क्या आने वाला है, T आने वाला है। क्योंकि ये जो सेकंड सीरीज़ है उसमें हमारे पास उलट ABC चल रही है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसका उलट लिखेंगे जो कि है T। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास, G और T रहने वाला है। तो ये वाला हमारे पास आंसर होगा, जो पहला आंसर है। तो कोई मुश्किल नहीं थी, एक सीरीज सीधी चल रही थी, दूसरी क्या चल रही थी, उसके उलट चल रही, तो हमने उस हिसाब से आंसर ढूंढ लिया अपना। ये आ गया रिलेशन वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, A इज फादर ऑफ B बट B इज नॉट A's सन्स, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B टू A? अब वो कह रहा है कि A जो है B का बाप है, फादर है। A इज द फादर ऑफ B, बट लेकिन B जो है A का बेटा नहीं है। तो बताओ कि B का A से क्या रिलेशन बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। हालांकि ये बात देखने में ऐसे लग रही है कि ये कैसे हो सकता है कि A उसका बाप है, लेकिन वो जो B है वो उसका बेटा ही नहीं है, उसका बच्चा ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ट्रिक ये इस्तेमाल हो रही है कि लाजमी तो नहीं है कि वो इसका बेटा हो, सिर्फ ये वाली ट्रिक हो रही है, सन वाली।
सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है कि बच्चे भूल जाएं, तो उस हिसाब से वो कह रहा है कि ए इसका बाप है लेकिन बी इसका बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो लाजमी तो नहीं है कि घर में सिर्फ बेटा ही होता है, बेटी भी तो हो सकती है ना। तो आंसर क्या रहने वाला है कि बी का ए के साथ क्या रिलेशन बनता है। रिलेशन तो बनता है क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि ए उसका क्या है, बाप है। तो हम भी क्या करेंगे, वही बताएंगे कि ए उसका बेटा नहीं है लेकिन बेटी तो हो सकती है ना। तो आंसर क्या रहने वाला है, डॉटर रहने वाला है। ये आपको समझ आ चुका होगा कि वो उसको बता रहा है कि सन नहीं है लेकिन हम क्या कहेंगे कि बेटी है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेगनेंस इज टू फ्लावर एज डैश के बाद ओवन लिख दिया गया है। फ्रेगनेंस कहते हैं किसको, खुशबू को कहते हैं। कि खुशबू का ताल्लुक किसके साथ है, फूल के साथ है। ठीक है, फूल से खुशबू आती है। तो बताओ ओवन से क्या आता है, ओवन का ताल्लुक किसके साथ है। तो ओवन को आपको पता है जो घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ें गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ओवन होता है। केक वगैरह बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है ओवन। तो ओवन से क्या होती है, बेसिकली हीट प्रोड्यूस होती है। जैसा कि फूल से खुशबू होती है तो ओवन से क्या होता है, हीट होता है, जिसकी वजह से आंसर भी ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू। क्या कह रहे हैं कि मेरी जो अम्मी है वो सिस्टर है किसकी, ऑफ यूर ब्रदर, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी रिलेशन में सवाल आए तो अपने आप को फ़र्ज़ करके सोचना है। जब वो कहना कि माई मदर, तो मतलब आप माई को खुद आप ही बना लो, अपने हिसाब से अपने रिश्ते को देखो। आपके कोई ना कोई रिश्ते तो होंगे ना घर में, तो आप उसी के हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। माई मदर, अब मैं इसको अपनी जगह पर रख रहा हूँ कि मेरी अम्मी क्या है, इज़ सिस्टर ऑफ यूर ब्रदर, तुम्हारे भाई की क्या है, बहन है। जब तुम्हारे भाई की बहन है तो साफ ज़रा तुम्हारी भी बहन बनेगी ना। तुम्हारे भाई की बहन है तो तुम्हारी भी बहन बनती है। तो उस हिसाब से जब मेरी अम्मी का जो भाई है, क्योंकि मेरी अम्मी क्या उनकी बहन है तो वो उसका भाई बन जाएगा। मेरी अम्मी का भाई मेरा मामू लगता है, तो मेरा रिलेशन उसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ, जिसको बता रहा है कि आप यूर ब्रदर, यूर ब्रदर से मुराद यह है कि तुम भी मेरे क्या हो, मामू बनते हो। तो मेरी अम्मी का जो भाई है वो मेरा मामू बनेगा, तो मेरा रिलेशन अपने मामू के साथ क्या रहने वाला है, साफ ज़रा भांजे का रहने वाला है। तो आंसर क्या रहेगा, नेफ्यू रहेगा। याद रखना है नेफ्यू और नीस में क्या फ़र्क होता है। नेफ्यू मेल के लिए इस्तेमाल होता है, भाई इसका मतलब भांजा भी बनता है और भतीजा भी बनता है। और इसी तरह से एक लफ्ज़ होता है नीस, नीस भांजी के लिए इस्तेमाल भी होता है और भतीजे के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना इसके हिसाब से। तो मेरा रिलेशन क्या रहने वाला है कि मैं उनका क्या हूँ, भांजा हूँ। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है। रिलेशंस को आपने हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, कौन सा इनमें से आउट ऑफ द लिस्ट है। बुफेलो है, गोट है, शीप है, हॉर्स है। ये तीनों जो हैं एक ही कैटेगरी के जानवर हैं, क्योंकि इनको हम पालते हैं, इससे हम दूध भी लेते हैं, बाकी चीज़ें भी, शीप से और इससे बुफेलो से और गोट से, बकरी से और भेड़ से। हॉर्स जो है ना इससे अलग कैटेगरी का जानवर है क्योंकि इससे हम दूसरे काम लेते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट, इस तरह से इस सीरीज़ में वो कह रहे हैं कि क्या आगे आने वाला। ये नंबर सीरीज़ है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये देख सकते हैं आप 16 से क्या हो गया है 12, 12 से 28, 8 फिर 4। मैंने बताया था कि जब कोई सीरीज़ बेतरतीबी सी हो ना तो उसमें आप पहले कोशिश किया करो कि 2 नंबर्स को जमा नफ़ी करके चेक किया करो ताकि हमारा आंसर आ सकता है उस हिसाब से। क्योंकि ये तरतीब नहीं है, कोई 16 से 12 हो गया, चलो फिर कम हो रहा था, फिर इससे मज़ीद कम होना चाहिए था, मज़ीद कम होता, लेकिन फिर 28 हो गया, फिर 8 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जमा या नफ़ी करके चेक कर लेंगे। अगर मैं 16 और 12 को क्या कर देता हूँ, आपस में जमा कर देता हूँ, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 28 आता है। देखो यहाँ पे हम कर भी सकते हैं, ये 8 हो जाएगा और ये क्या जाएगा 28। तो मतलब यह है कि इन दोनों को जमा करके अगला जो नंबर है वो बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से इन दोनों को जमा कर देंगे और अगला नंबर बना लेंगे। 8 और 4 जमा करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 12। तो यही वाली ट्रिक पहले भी एक सवाल इस तरह का आया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर रहने वाला है। राइट, नेक्स्ट नंबर 62, 31 और इस तरह से 34 है। ये भी वही लेटर से अपना नंबर सीरीज़ आ गई है। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है किसी नंबर का कोई हाफ़ किया जा रहा हो, हाफ़ बढ़ाया जा रहा हो या हाफ़ कम किया जा रहा हो। यहाँ पे आप गौर से देखें तो 62 से 31 बन गया। थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी कोई बच्चे की तरह नहीं रहना। आपने अगर FSC की हुई है, आप बड़े बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, 18+ बच्चे हैं,
तो अपना दिमाग भी थोड़ा सा तेज़ी के साथ इस्तेमाल करना है कि 62 से क्या बन रहा है, 31 बन रहा है, तो 62 का जो हाफ उसने किया है बेसिकली, अगर आप इसकी हाफ करें, 62 का हाफ करने का तरीका सिंपल ही होता है, इसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 दूने 6 और ये क्या हो जाएगा 31। 62 का क्या हो जाएगा 31, उसका हाफ हो जाएगा 62 का। इसी तरह से 34 का हाफ क्या हो जाएगा 17। 34 का हाफ आपको पता है 17 था, 17 दूना 34 होता है। तो मतलब ये है कि एक जो नंबर है उसका हाफ बनाया जा रहा है आगे, ये 62 है, इसका हाफ आगे लिखा गया है, इसी तरह से इसका हाफ आगे लिखा गया है, तो हम भी इसका हाफ क्या कर देंगे आगे लिख देंगे। 20 का हाफ आपको पता क्या होता है 10 होता है, तो आंसर भी हमारा क्या रहने वाला है 10 रहने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। तो वर्बल इंटेलिजेंस का क्विज नंबर हमारे पास 4 का पहला सवाल, विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट, कौन सा वर्ड इनमें से आउट ऑफ द लिस्ट है, रेडियस, डायगोनल, डायमीटर, सरकमफेरेंस। देखो अभी ये जो है इसका आंसर डायगोनल रहने वाला है। अब ये है क्या चीज़ मैं बताता हूँ आपको, रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस को देखो, जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, जो मैथ वाले हैं उनको पता होगा ज़्यादा बेहतर, सर्कल के अंदर इसी तरह से जो ये पूरा होता है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसी तरह से एक होता है डायमीटर, एक होता है रेडियस। डायमीटर कहते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का फासला, ये क्या हो जाएगा डायमीटर होता है। एक होता है रेडियस, रेडियस क्या कहते हैं किसी भी पॉइंट्स का जो हाफ फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या होता है रेडियस होता है, और ये वाला क्या होता है डायमीटर होता है, और ये वाला क्या होता है सरकमफेरेंस होता है। ये सर्कल की सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये डायगोनल है, ये एक शेप का नाम है। ये तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं किससे, सर्कल के साथ रिलेट करती हैं, रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस। लेकिन डायगोनल जो है ये एक अलग से शेप होती है, 4 उस वाली ना, इसकी अलग अलग शेप्स हो सकती है डायगोनल की, लेकिन आप यूँ दिमाग में रखें कि ये एक अलग से शेप है और ये सर्कल से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट भी क्या रहने वाला है डायगोनल रहने वाला है, यही हमारा आउट ऑफ द लिस्ट रहेगा। ये आ गया सवाल, इफ़ संडे डॉन 3 days बिफोर येस्टरडे, what day will dawn 2 days after tomorrow। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये वीक के सवाल है, हफ्ते के सवाल हैं, उनके दिन के सवाल आते हैं। वो कह रहा है कि संडे, अगर डॉन का मतलब है नमूदार होना, उभरना, निकलना, ठीक है। इफ अगर जो संडे है वो 3 दिन पहले आ रहा है यस्टरडे के, यस्टरडे से मुराद क्या होता है कल वाला दिन। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, जो संडे है वो आ रहा है 3 दिन पहले, बिफोर यस्टरडे, कल के भी 3 दिन पहले। इसी तरह से व्हाट डे विल कम डाउन 2 days आफ्टर टुमारो, वो तो वो कह रहे बताओ फिर, टुमारो कहते हैं अगले दिन को, कि अगले दिन के भी 2 दिन बाद कौन सा दिन आने वाला है। पहले सवाल को गौर से समझना है, फिर आपने आंसर ढूंढना है इसका। तो पहले हमने दिन मालूम करना है कि आज का दिन क्या है, क्योंकि आज का दिन अगर मुझे पता चलेगा तभी मैं बता सकूंगा कि मेरे पीछे वाला दिन कौन सा था और अगले वाला दिन कौन सा है मेरा। तो आज का दिन मालूम करने के लिए वो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहा है कि एक संडे का दिन है, संडे डॉन, संडे आ रहा है कब 3 days बिफोर, 3 दिन पीछे आ रहा है कब यस्टरडे, कल के दिन से। अब मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरे कल के दिन से 3 दिन पहले संडे बनता है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आप शार्ट लिख लेना, लाजमी नहीं कि आप पूरा संडे लिखो मंडे लिखो, आपको समझ आना चाहिए बस। इसी तरह से थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया, सेम ऐसे। अब उसने क्या कहा है कि संडे 3 दिन पहले आ रहा है, बिफोर यस्टरडे, कल वाले दिन से 3 दिन पहले आ रहा है। तो ये हमारा संडे है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3 दिन यहाँ से निकाल देंगे, तो मतलब मंडे, ट्यूसडे और ये क्या हो जाएगा वेडनेसडे। तो 3 दिन पहले हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से मतलब मेरा कल वाला दिन। तो मेरा कल वाला दिन कौन सा रहने वाला है, ये वाला रहने वाला है, थर्सडे रहने वाला है, जो कि जुमेरात बनता है। अब कैसे समझ आ रहा है आपको कि संडे उसने बता दिया था 3 days बिफोर, तो हमने 3 दिन को क्या कर लिया अलग लिख लिया है। ये मैं थोड़ा सा तफसील के साथ समझा रहा हूँ, हालांकि इतना मुश्किल सवाल है नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए।
3 डेज बिफोर ये आ गया, लेकिन वो कह रहा था कि यस्टरडे के 3 डेज बिफोर। यस्टरडे से मुराद मेरा पीछे वाला जो दिन है वो क्या रहने वाला है, ये थर्सडे रहने वाला है, जो कि जुमेरात होती है। तो आज का दिन क्या होगा, जुम्मा होगा, साफ ज़ाहिर है। जब कल का दिन जुमेरात था तो आज का दिन जुम्मा होगा, तो मतलब है आज का दिन जुम्मा का दिन है। तो इसके हिसाब से मैंने बताना है आगे। वो फिर कह रहा है कि व्हाट डे विल डॉन 2 डेज आफ्टर टुमारो, 2 दिन बाद, वो भी कल के दिन के। तो आज का दिन अगर फ्राइडे है तो कल का दिन क्या हो जाएगा हमारा, सैटरडे। जो टुमारो वाला भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो कल का दिन सैटरडे है, तो उसके 2 दिन बाद क्या होगा, उसके 2 दिन बाद क्या होगा, सैटरडे के बाद दोबारा से संडे आएगा, फिर क्या आएगा, मंडे आएगा। तो इसके 2 दिन बाद क्या आने वाला है, ट्यूसडे आने वाला है, क्योंकि ये हमारा टुमारो हो गया, 2 डेज आफ्टर टुमारो। आज का दिन जुमे का था, तो फिर सैटरडे, फिर उसके बाद जो 2 दिन होंगे वो क्या हो जाएंगे, संडे और मंडे हो जाएंगे। तो इन 2 दिन के बाद फिर क्या आने वाला है, ट्यूसडे आने वाला है। तो आंसर क्या रहेगा, ट्यूसडे रहेगा। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आपने इस तरह से वीक के नाम लिख लेने हैं। जितने दिन वो कहे कि बिफोर, तो आपने वो वहाँ से काट देने हैं। फिर अगर येस्टरडे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो आपने एक और को काट लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आज का दिन क्या है। तो उस हिसाब से फिर आप अपना अगला आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। इसमें से एक अजीब चीज़ को ढूंढना है, वही वाला सवाल है। स्ट्रेंज मैंने बताया था डिफरेंस को बोलते हैं। तो पहला सवाल है गॉडली, हॉली, अपना पहला ऑप्शन गॉडली, हॉली और पायस और एथियस्ट। ये तीनों जो है ना एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ये स्ट्रेंजर नहीं है। क्योंकि गॉडली कहते हैं जो ज़्यादा अल्लाह को मानता हो, होली कहते हैं जो ज़्यादा पाक हो, पायस कहते हैं जो ज़्यादा नेक हो, और एथियस्ट कहते हैं जो किसी को ना मानता हो। एथियस्ट कहते हैं ऐसा बंदा जो किसी मज़हब को नहीं मानता, किसी खुदा को नहीं मानता है, तो वो क्या होते हैं, एथियस्ट होते हैं। यही वाला हमारे पास डिफरेंस स्ट्रेंजर रहने वाला, यही अजीब है। बाकी सारे क्या हैं, एक ही कैटेगरी से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। ये सीरीज़ आगे दोबारा से 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, ये आसान सी सीरीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। 13 से 15 कैसे बन रहा है, यहाँ पर उसने क्या किया है, 2 को प्लस किया है। इसी तरह से 15 से 17 कैसे बन रहा है, दोबारा 2 प्लस किया गया है। 17 से 19 कैसे बन रहा है, दोबारा 2 प्लस किया गया है। 19 से 21 कैसे बन रहा है, 19 में अगर हम दोबारा 2 प्लस करें, कोई ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये हो जाएगा 21। उसके बाद अगला लफ्ज़ बताना है क्या बनता है। तो मतलब क्या है, सब नंबर्स के बीच में 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इस किस के अंदर हम 2 प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है, कोई मुश्किल सीरीज़ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन एज सेल इज़ टू। फ्लाई मतलब उड़ना हो गया, इसका ताल्लुक किससे है, एरोप्लेन से है। सेल इज़ टू, सेल का ताल्लुक किसके साथ हो जाएगा, शिप के साथ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो भाई, जो सेलर की सीटें भी आते हैं नेवी के अंदर, सेलर किसे कहते हैं, जो कश्ती को चलाते हैं, ठीक है। तो सेल का ताल्लुक भी किसके साथ हो जाएगा, शिप के साथ, क्योंकि ये बहरी जहाज़ के साथ है। इसका ताल्लुक जो है ना इनकी चीज़ों के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उड़ने का ताल्लुक किसी मशीन के साथ बताया गया है। तो हम भी सेल का ताल्लुक किसके साथ बताएंगे, उसी मशीन के साथ जो कि शिप होता है। सेलर किसे कहते हैं, जो कश्ती को चलाते हैं, मलाह कहलाते हैं। लेकिन इसकी सीटें आती हैं, वो कश्ती तो आजकल रही नहीं है, साफ ज़ाहिर है। तो बहरी जहाज़ ही होते हैं, तो उनको जो ऑपरेट करते हैं वो सेलर होते हैं। मैट्रिक बेस पर ये सीट आती है आर्मी की, जिस तरह ये आई हुई है, इस तरह सेलर की भी सीटें आती हैं मैट्रिक बेस पर। राइट, नेक्स्ट 2 नंबर, इससे नेक्स्ट 2 नंबर हमने बताना है सीरीज़ से। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि 5 से 3, 6, 4। हम इसको जमा नफ़ी के साथ चेक कर लेते हैं। पहले 5 से क्या बन गया है, 3 बन गया है। अब इसका मतलब है 5 में से माइनस हुआ है कुछ ना कुछ, तो क्या माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। अगर 5 में से 2 माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। 3 से क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो 3 से 6 कब बनेगा, जब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, 3 क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। इसी तरह से 6 से क्या बन गया, 4 बन गया। तो इसका मतलब है यहाँ से 2 दोबारा माइनस हुआ है, तो 4 बन गया है। 4 से 7 बन रहा है, इसका मतलब है 3 यहाँ पर फिर क्या हो गया है, जमा हो गया है। फिर 7 से क्या बन रहा है, 5। 7 से 5 कब बनता है, जब 2 माइनस किया जाए। इसी तरह से 5 से क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इसका मतलब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि 2 नंबर में क्या करता है, 2 को माइनस कर देता है, फिर 3 को जमा करता है, फिर 2 को माइनस करता है, फिर 3 को जमा करता है, फिर 2 को क्या करता है, माइनस। जिस तरह के यहाँ पर 8 में से 6 गए, 8 से क्या बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो मतलब 2 माइनस हुआ है। तो अब क्या होने वाला है, आगे 3 प्लस होने वाला
वाला है, क्योंकि एक बार 2 माइनस कर रहा है फिर उसके बाद 3 प्लस करता है। तो हम भी क्या करेंगे, इसके जो आखिरी नंबर है 6, इसके अंदर क्या कर देंगे हम 3 प्लस कर देंगे, तो इस तरह की कोई सीरीज़ बन जाएगी। 6 और 3 क्या हो जाएंगे 9। तो आंसर भी क्या रहने वाला है 9 रहने वाला है। लेकिन उसने पूछा है कि 2 नंबर्स बताएं, आगे 2 नंबर बताएं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोबारा से, 6 के बाद क्या बनता है 9 बन गया, 1 आ गया। अब क्या होने वाला है 2 माइनस होने वाला है, क्योंकि 1 में क्या हो रहा है कि 3 प्लस होता है फिर 2 माइनस होता है फिर 3 प्लस होता है फिर 2 माइनस होता है। तो यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे, इसमें से हम 2 माइनस करके अगला नंबर भी निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या होने वाला है 7। तो आंसर भी क्या रहेगा 9 और 7 रहेगा, क्योंकि उसने 2 नंबर पूछे थे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। इसमें भी सीरीज़ में क्या हो रहा था, 1 2 जो है ना माइनस हो रहा था और इसी तरह से 3 क्या हो रहा था प्लस हो रहा था। तो अगला आंसर हमने यहाँ से निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7, फिंगर इज टू एल्बो एज टो इज टू। वो कह रहा है कि जो उंगली है उसका ताल्लुक आपकी कोहनी के साथ है। ये फिंगर का ताल्लुक किसके साथ है, आपकी कोहनी के साथ है, एल्बो के साथ है। तो टो आपको पता है किसे कहते हैं, पाँव का जो अंगूठा था उसे बोलते हैं। इसका ताल्लुक किसके साथ है, जब इसका ताल्लुक मेरी कोहनी के साथ है तो जो अंगूठा होगा उसका ताल्लुक साफ ज़रा मेरी नी के साथ हो जाएगा, क्योंकि पाँव में नी होती है और हाथों में क्या होता है आपकी एल्बो होती है। तो इसका ताल्लुक किसके साथ हो जाएगा, नी के साथ हो जाएगा, आपके घुटने के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, मीट इज़ टू वेजिटेरियन एज खाली जगह आ गई है, इसका ताल्लुक वो कहता है टीटो टेलर का ताल्लुक किसके साथ है। देखो भाई, मीट कहते हैं आपको पता है, गोश्त तो कहते हैं, उसका ताल्लुक सब्ज़ी के साथ है। अब मतलब यह है कि कोई बंदा गोश्त खाता है लेकिन वो कहता है वो गोश्त नहीं खाता, सब्ज़ी खाता है। यह बिल्कुल अपोजिट रिलेशन हो गया कि गोश्त खाने वाला वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। मतलब यहाँ पे उसने रिलेशन बताया है अपोजिट, कि इसका ये अपोजिट रिलेशन है। इसी तरह से ये जो है लफ्ज़, इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो शराब वगैरह ना पीता हो, उससे परहेज़ करता हो, बिल्कुल टच भी नहीं करता हो। ये जो है टीटो टेलर, इसका मतलब क्या होता है जो शराब ना पीता हो। लेकिन हमने क्या करना है, इसको अपोजिट रिलेशन बताना है, शराब ना पीने वाला। और ये जहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है, मटन तो आंसर रहेगा नहीं, वैसे भी वेजिटेबल भी नहीं रहेगा, फ्रूट भी नहीं रहेगा। शराब ना पीने वाला ये है लिक्वर। लिक्वर कहते हैं जो शराब पीता हो, लिक्विड से हुए निकला लफ्ज़ है। जो शराब पीता हो उसे लिक्वर कहते हैं, और अल्कोहल वगैरह जो पीता हो, और जो ना पीता हो उसे क्या बोलते हैं, टीटो टेलर बोलते हैं। अब अपोजिट रिलेशन किसका रहने वाला है, इसका इसके साथ रहने वाला है, क्योंकि ये पीता नहीं है लेकिन ये पीता है। इस जैसा कि मीट का अपोजिट रिलेशन था वेजिटेरियन के साथ, कि गोश्त खाने वाला सब्ज़ी खो रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। तो अपोजिट रिलेशन था, इसी तरह से हमने अपोजिट रिलेशन निकाल के यहाँ पर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज, आगे इसका एक कोड दिया गया है, तो बताओ कोड का कोड क्या होगा। ये पहले मैंने एग्जाम्पल में समझाया था कि अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आने वाला है कि BOX ये 3 नंबर है, इसके अंदर 3 लेटर हैं, लेकिन इसका कोड जो है ना वो ज़्यादा वाला आ गया है। पीछे हमने एक सवाल किया था जिसमें सेम नंबर थे, सेम लेटर्स थे। अब ऐसे सवाल को कैसे करना पड़ेगा आपको, आप इसको यहाँ पे दोबारा भी लिख सकते हैं। अब हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें कंसेप्ट ये इस्तेमाल हो रहा है कि उसने डी का जो कोड दिया है वो 2 लफ्ज़ दिए हैं, क्योंकि ये 3 है और ये क्या है 6 हैं। तो आप इसी हिसाब से करेंगे। तो B मतलब इज़ इक्वल टू वो लिख रहा है किसके, CD के। और इसी तरह से O का ताल्लुक अगले 2 लफ्ज़ इसके, वो क्या हो जाएंगे P की। आपने खुद से फ़र्ज़ करने, ये कहेंगे नहीं, आपने खुद बनाने हैं। X जो है वो किसके इक्वल है, Y और Z के। अब यहाँ से हमने कोड का कोड निकालना है, और यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके अंदर एक लफ्ज़ है A और T जो कि इसके अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर होता तो हम डायरेक्ट ये वैल्यूज़ लिख के आंसर निकाल सकते थे। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अब हमने यहाँ पे देखना क्या है कि B से वो CD लिख रहा है। अब अगर आप ABC को गौर से पढ़ें तो क्या होता है ABCD, तो मतलब है ये B जो है वो उसके अगले 2 लेटर के इक्वल बन रहा है। O को अगर आप गौर से पढ़ें तो ABC को, तो O के बाद क्या आता है PQ आता है, X के बाद क्या आता है YZ आता है। तो कंसेप्ट क्या समझ आ रहा है कि जो भी लेटर वो लिख रहा है यहाँ पर, उससे अगले 2 लेटर्स वो उसके कोड में लिख रहा है। B के बाद CD आता है तो उसने उसके कोड में लिख दिया। जो जैसा ही पीछे वो लेटर लिखता है, O लेटर उसने लिखा है, तो O से अगले 2 लेटर हैं वो उसके कोड में लिख रहा है। इसी तरह से X उसने यहाँ पे लिखा है, तो X से जो अगले 2 लेटर हैं जो ABC में आते हैं वो उसके कोड में आते हैं। तो कंसेप्ट यही दिमाग में रखना है, तो आप कोड का जो कोड है आराम से निकाल लेंगे।
मैं यहाँ इसको दोबारा लिख देता हूँ, COA और ये T। तो जो भी लेटर लिखना है उसके जो अगले दो लेटर हैं ABC में, वो हमने उसके कोड में लिखने हैं। हम इसका कोड निकाल रहे हैं। कोड क्या होगा इसका, C से अगले दो लेटर क्या होते हैं, ABCD और E। तो इसके ये तो हमारा फाइनल हो गया, समझ लो CD। इसके बाद कोट है तो O है, O से अगले दो लेटर क्या होते हैं, P और Q होते हैं। ये भी हमारा फाइनल हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब A से अगले दो लेटर क्या होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, B और C होते हैं। और T से अगले दो लेटर ABC आपने सिंपल पढ़नी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो T से अगले PQRST, T से अगले दो लेटर क्या होते हैं, U और V। तो अगले दो लेटर क्या हो जाएंगे, U और V हो जाएंगे। तो हमारा कोड क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, DEPQBC और UV। यही वाला हमने यहाँ पे ढूंढ लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वाला हमारे पास मौजूद है 4th नंबर पर। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इसमें ट्रिक क्या थी कि एक जो लेटर लिखा गया है उससे अगले दो लेटर उसने उसके साथ इंक्लूड कर दिए हैं। तो वही ट्रिक हमने यहाँ पे अप्लाई की है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। नंबर सीरीज दोबारा से आ गई है कि इसमें बताओ कि अगला नंबर क्या आएगा। ये बहुत ही आसान सीरीज़ है। 10 से 20 है, 20 से 30 बन रहे, 30 से 40। इसका मतलब है इस 10 के अंदर क्या हो रहा है, 10 जमा हो रहा है। 20 से 30 बन रहे हैं तो इसमें 10 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 30 से 40 बन रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, 10 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 40 से 50 बन रहे हैं तो 10 प्लस हो रहा है। तो 50 से अगला लफ्ज़ क्या आएगा, हम भी क्या कर देंगे, इसके अंदर 10 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। ये वाला हमारा आंसर रहेगा। क्विज़ नंबर 5, यही हमारी आखिरी क्विज़ है इसके अंदर, और उसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम अगले 5 को हल करेंगे। क्विज़ नंबर 5 का पहला सवाल, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। ये एक सीरीज़ दी गई है, इसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने ट्रिक्स लगानी है अपनी। यहाँ से वो देखें 20 से 25 बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 20 से क्या बन गया, 25, 5 प्लस हुआ इसके अंदर। 25 से क्या बन गया, 23 बन गया। तो इसका मतलब है इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। 25 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 23 आंसर आ जाता है। 23 से फिर क्या बन रहा है, 28 बन रहा है। इसका मतलब है 23 के अंदर दोबारा से क्या हुआ है, 5 प्लस हुआ है तो 28 बन गया है। 28 से 26 कैसे बन रहा है, इसमें से 2 क्या हुआ, माइनस हुआ है। 26 से 31 कैसे बन रहा है, मतलब है इसके अंदर क्या हो गया है, दोबारा से 5 प्लस। तो आपको समझ आ चुका होगा कि 5 प्लस हो रहा है, अगला नंबर बनाया जा रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर अगला नंबर बनाया जा रहा है, तो 5 प्लस हो रहा है, फिर अगला नंबर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, 29 से क्या बन गया है, 34 बन गया। इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ है, 5 प्लस हुआ है। तो अगला नंबर क्या बनने वाला है, 2 माइनस करेंगे इसमें से। 34 में से हम क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, तो अगला नंबर क्या बनेगा, 32, जो कि यहाँ पर आएगा। क्योंकि वही कंसेप्ट हमने लगाया है कि एक बार 5 जो है माइनस हो रहा है और दूसरी बार 5 प्लस हो रहा है, दूसरी बार 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 32 रहेगा। जैसा कि यहाँ पर 5 प्लस हो चुका था, फिर नफ़ी 2 की बारी थी तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आ गई है दोबारा से, इसको हमने अब कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देखें ये कुछ अलग तरह की सीरीज़ है। ये हमारे पास है EGX, फिर आप देखें उसके बाद F, फिर X, फिर HJ, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, X, फिर IX। ये सीरीज़ कुछ अलग टाइप की बन रही है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये है EG, फिर उसके बाद यहाँ पे आप गौर से देखें तो X रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ये X और ये X, और बीच में एक अल्फ़ाबेट आ गया है। अब हम तरतीब से ज़रा देखेंगे कि ABC को अगर हम गौर से अपना तरतीब से लिखते हैं, E होता है, F होता है, फिर क्या होता है, G होता है, फिर H होता है, इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम चेंज हो गया, यहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि उसने क्या किया है, यही 3 नंबर के साथ छेड़खानी की है। E और G को एक साथ लिख दिया है, फिर उसके बाद X डाला है, और ये जो बीच वाला था इसको उन X के बीच में लिख दिया है। अब गौर से देखें, यहाँ पर 2 X आए हुए हैं, फिर F को इनके बीच में लिख दिया है। तो हो क्या रहा है,
3 लेटर के साथ वो कुछ इस तरह से तब्दीली करता है कि 3 लेटर के साथ क्या तब्दीली करता है कि उनके जो पहला और दूसरा लेटर है उसको वो एक साथ लिख देता है, जैसा कि उसने यहाँ पर भी लिखा ई और जी को। जो बीच वाला होता है उसको क्या करता है, एक्स लगा के उसके बीच में लिख देता है। तो इस तरह से ये एक सीरीज़ बन रही है। हम भी अब इसको आगे इसी तरह से लेके चलेंगे। हम मज़ीद चेक कर लेते हैं कि आगे भी क्या ऐसा ही हो रहा है। यहाँ तक तो ये सीरीज़ एक कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से उसने क्या किया, एच जे फिर एक्स के बीच में आई लिख दिया है। तो हम तरतीब से लिखते हैं। तरतीब से क्या होते हैं, ABC में एच आई और जे होता है। बिल्कुल सेम वैसा ही काम हुआ है। इन दोनों को उसने एक साथ लिख दिया है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया और आई को क्या कर दिया है, इस एक्स के बीच में लिख दिया है। तो हम आगे आंसर ढूंढना बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पर है के एम और एल। यहाँ पे के एम को अगर हम लिखते हैं तरतीब के साथ के एल एम होता है। तो इस दोनों को एक साथ लिख दिया और एल को एक्स के बीच में लिख दिया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम अब ये आ गई है कि आगे हमारे पास नंबर नहीं है जो हम इस तरह से ट्रिक अप्लाई करें, क्योंकि आगे हमारे पास लेटर नहीं बचा कोई। ये तो कंप्लीट सीरीज़ यहाँ तक हो जाती है। एक यहाँ तक हो रही है, एक यहाँ तक हो रही है, दूसरी यहाँ तक हो रही है। अब हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे कि ये सीरीज़ बेसिकली कंटिन्यूस चल रही है कि नहीं चल रही है। ई जी, इसके बाद क्या आ रहा है, एच जे, जी के बाद आपको पता है एच ही आता है। तो मतलब ये तरतीब के साथ चल रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दो को देखेंगे, इन दो के साथ कि जी इनका आपस में क्या रिलेशन है, ताकि हमें अगला लेटर तो पता चले। तो ये इस तरह से अगर हम इसको अपना तरतीब से देखें, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, फिर आई जे, वो तो अलग से कंसेप्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे है हमारे पास, यहाँ पे याद रखते कि अपना जे आखिर में क्या था, जे के बाद क्या आता है, के आता है। ठीक है, ये भी अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास अगला जो लेटर है वो नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये जी को देखो आप गौर से, उसके बाद इसके जे को देखो जो दो लफ्ज़ हैं, और इसी तरह से इसका जो आखिरी एम है इसको देखो, क्योंकि इसी के साथ हमारी अगला नंबर बन रहा है, अगला लेटर बन रहा है। जी के बाद क्या आ जाता है, एच आता है। ABC के अगर हम देखें तो जी के बाद क्या आता है, एच। इसलिए जो अगली सीरीज शुरू हुई थी वो एच से शुरू हुई थी। इसी तरह से जे के बाद क्या आता है, के आता है। तो अगली सीरीज हमारी के साथ शुरू हुई थी। बिल्कुल ठीक जा रहा है ये। एम के बाद अब क्या आना चाहिए ABC के हिसाब से, तो एन आना चाहिए। तो हमारी अगली सीरीज क्या शुरू होगी, एन के साथ शुरू होगी। यहाँ पर जो हमारी अगली होने वाली है एन के साथ। लेकिन अब ट्रिक क्या लग रही है इसके अंदर कि उसने कुछ इस तरह से किया है कि 3 लफ्ज़ों को लिखा है, जो एल, मैं यहाँ पे पूरा लेता हूँ, एन, एल एम एन ओ और पी। तो आगे ये 3 लफ्ज़ आने वाले हैं, लेकिन इस तरह सिंपल तरीके से नहीं आने वाले। तो उसका तरीका ये था कि 2 को वो एक साथ लिखता है, आखिरी और पहले को, और फिर क्या करता है, एक्स लगाता है, और जो बीच वाला होता है वो इन एक्स के बीच में लिख देता है। तो हमारा अगला आंसर क्या रहने वाला है, NP X के बीच में ये वाला रहने वाला है। ये ट्रिक है, आप बार बार अपना पेपर पे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सीरीज़ बनी कैसी है। तो यहाँ पर NOP जो था ये कैसे बनेगा हमारे पास, इन दो को हमने एक साथ लिखना है यहाँ पर, N और P, फिर हमने X लिखना है, X के बाद ये O को इसके बीच में लिख देना। तो आंसर हमारा ये रहने वाला है NP। लेकिन उसने आगे वाला पूछा ही नहीं है, तो उसने शुरू में ये लफ्ज़ पूछ लिया है, तो हमारा NP ही है आंसर। तो हम कंप्लीट नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम NP के साथ शो कर देंगे। मैंने बताया किसी को कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो बाद में व्हाट्सएप से पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, कौन सा लफ्ज़ आउट ऑफ द लिस्ट है, फेलियर, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन और क्योर। तो देखो यहाँ पर फेलियर कहते हैं फेल होने को, स्टूडेंट आपको पता है स्टूडेंट का ताल्लुक फेल होने से भी होता है, पास होने से भी होता है। एग्जामिनेशन इम्तिहान, तो स्टूडेंट का ताल्लुक इन दोनों चीज़ों से होता है, फेल भी हो सकता है और उसके एग्ज़ाम भी होते हैं। लेकिन ये जो क्योर लफ्ज़ है, क्योर कहते हैं इलाज करने को, तो स्टूडेंट का ताल्लुक इलाज करने के साथ नहीं होता है, इलाज के साथ नहीं होता। तो ये तीनों सिमिलर हैं और ये आउट ऑफ दी लिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। दोबारा से नंबर सीरीज़ आ गई है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ से बन रहा है 4 से 12 बन रहा है, 12 से फिर क्या बन रहा है
36 बन रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। 4 को अगर हम 12 बनाए तो क्या कर सकते हैं, 4 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 12 बनता है। तो ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। 12 से क्या बना है, 36। अगर 12 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 36। तो ये भी ठीक बन रही है सीरीज़। इसी तरह से 36 से 108 बन रहा है, इसको भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 6 तियाँ 18, 3 2 9 और ये 108। इसका मतलब क्या हुआ कि हर नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये आपने खुद देखना है, ये बताएंगे नहीं, आपने खुद ट्राई करना है कि 3 के साथ हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर आंसर ठीक आ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से करते जाएंगे। तो 108 को भी हमने क्या करना पड़ेगा, अब अगर आंसर ढूंढने के लिए 3 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप करेंगे 8 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये वैसा का वैसा 324। तो ये हमारे पास क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है 324। जहाँ से ढूंढ लेना है आपने, ये वाला यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें हुआ कुछ भी नहीं है, हर नंबर्स को क्या किया गया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और आंसर ढूंढ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। दोबारा से सीरीज़ आ गई है 17 से 35, फिर इस तरह से 35 से 72 हो गया, 72 से फिर क्या हो गया, 147। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही है। 17 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 34 बनता है। लेकिन वो बना रहा है 35। 35 भी बन सकता है अगर इसके अंदर हम क्या कर दें, 1 को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 35। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से भी सीरीज़ बन सकती है। मल्टीप्लाई होने के बाद जमा भी उसके अंदर हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कई ऑपरेशन एक साथ चल सकते हैं। तो इसी लॉजिक को लेके हम आगे चलेंगे। 35 से क्या बन गया, 72 बन गया है। तो 35 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 70। और इसमें अगर हम 2 जमा कर देते हैं वो क्या बनता है, 72। अब सीरीज़ क्या चल रही है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में प्लस होते आ रहे हैं लफ्ज़। ये हम आगे मज़ीद चेक करेंगे। 72 से क्या बन गया है, 147। तो 72 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ज़र्ब ऐसी ही चल रही है हमारी। तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 7 दूने 14, ये हो जाएगा 144। लेकिन लफ्ज़ क्या है, 147 है, नंबर 147 है। तो 3 हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 147। अब क्या समझ आ रहा है कि 2 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है और साथ में जमा हो रहा है नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3, ये तरतीब के साथ गिनती जमा हो रही है। तो क्या करेंगे हम, अगले नंबर्स को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो 3 जमा हुआ था तो हम 4 जमा कर देंगे उसके अंदर। वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। ये 147 को हम 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 दूने 14, 4 दूने 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 294। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसको, 4 को। क्यों करेंगे, क्योंकि सीरीज़ ऐसी चलती आ रही है, 1 2 3 4 ये 5। तो यहाँ पे हम 4 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 298 आंसर। तो यही वाला हमारा आंसर रहने वाला है जो कि हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये है 298। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। एक नंबर एक जो है ना, 2 के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था और साथ में इस तरह से इसके अंदर लफ्ज़ जमा हो रहे थे, 1 2 3 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फ्री इज टू एम्पेरिजन एज फॉरगिव इज टू। फ्री का मतलब वो कहता है कैद है, एम्पेरिजन किसे कहते हैं, कैद को कहते हैं। प्रिजन से निकला हुआ लफ्ज़ है जो कि जेल से बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं। तो फ्री का मतलब कैद है, तो फॉरगिव का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरगिव का मतलब साफ ज़रा पनिश। फॉरगिव कहते हैं माफ़ करने को, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट रिलेशन है। फ्री का मतलब कैद है, तो कैसे हो सकता है, तो मुखालिफ रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। इसी तरह से फॉरगिव का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, पनिश हो जाएगा। फॉरगिव कहते हैं माफ़ करने को और पनिश कहते हैं सज़ा देने को। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, फैड, हैट, फार, किट। अब यहाँ पे देखें तो कोई इनके कोई मीनिंग सेम नहीं आएंगे, ये कोई लफ्ज़ नहीं है। हैट और फार का मतलब दूर है, इसका मतलब आपको पता है, हैट का मतलब टोपी होता है जो सर पे पहनते हैं, और यहाँ पे किट है। यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि ये पढ़ने में कैसे लग रहे हैं, इनमें कॉमन चीज़ क्या लग रही है कि इसके बीच में ए है
और हैट के बीच में भी क्या है, ए है, और फार के बीच में भी ए है। तो इनके बीच में ए आ रहा है लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इस तरह से भी हम ट्रिक लगा के इसको हल कर सकते हैं अगर कोई और लॉजिक ना बन रहा हो। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा, किट रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका वैसे तो कोई ना मीनिंग मिल रहा है ना ही कोई क्वालिटी मिल रही है, सिर्फ एक चीज़ सिमिलर यही लग रही है कि इनके बीच में ए आ रहा है लेकिन इसके बीच में ए नहीं आ रहा। तो आंसर भी यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी एक सीरीज़ को कंप्लीट करना है। उसने लिखा नहीं है तो हम खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक सीरीज़ बनानी है। तो 10 से क्या बन रहा है, 50, 50 से 250 और 1250। ये बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। 10 से 50 कब बन सकता है, अगर हम इसको 5 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 50, जो कि ठीक है। 50 से 250, तो 50 को भी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ये हो जाएगा 250, 5 5 25 बन जाता है, तो 250 बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 250 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि हर नंबर 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1250 को हम क्या कर देंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1250 सर क्या कर देंगे 5, क्योंकि हर नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 5 5 क्या हो जाएगा 0, 5 5 क्या हो जाएगा 25, 2 बच जाएंगे, 5 दूने 10 और 2 12, तो 1 बच जाएगा। 5 और 5, 5 ज़रब 1 5 हो जाएगा और एक ये हो जाएगा 6। तो 6250 क्या रहने वाला है आंसर। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ 5 के साथ हर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने भी आखिरी नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सा डिफरेंट है, येलो, रेड, ब्लू, चेयर। अब देखा जाए तो ये सारे क्या हैं, कलर्स के नाम है। येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, लेकिन चेयर जो है ये कुर्सी का नाम है। तो डिफरेंट भी ये रहने वाला है क्योंकि बाकी 3 जो है वो कलर हैं और चेयर क्या है, एक अलग से मटेरियल है। तो यहाँ पर हमारे 5 क्विज़ कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम करेंगे इंशाल्लाह बाकी जो 5 क्विज़ बचे हुए हैं ये वाले, और ये वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि हम पेड क्लास ज़्यादा पढ़ाते हैं जिसमें हम फ़ीस लेके तैयारी करवाते हैं, तो ज़्यादा हम तवज्जो वहीं पर ही करते हैं, तो तरतीब के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर फ्री वालों के लिए भी है ना, यहाँ पर क्विज़ ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर भी किसी को कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपना मसले के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।